सभी बच्चों और अध्यापक साथियों को सुप्रभात। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करने आए हैं भूगोल विषय कक्षा 11। यानी कि वीडियो कक्षा 11 के उन विद्यार्थियों के लिए है जो भूगोल विषय के विद्यार्थी हैं। और चैप्टर का नाम है सौर विकिरण और ऊष्मा संतुलन। बेसिकली मैं आपके साथ पूरा चैप्टर बुक की तरह से साझा नहीं करूंगी। इस चैप्टर में एनसीईआरटी की जो बुक दी गई है उसमें जो भी मुख्य मुख्य बिंदु हैं जो मुझे लगा कि मेरी समझ में कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को समझ पाते हैं तो आप निसंदेह अपने एग्जाम में अच्छे से चीज़ें कर पाएंगे। सबसे पहला है सूर्य तप क्या है। क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, सौर विकिरण की। तो सौर विकिरण में सूर्य तप क्या होगा। इसका उत्तर, पृथ्वी पर हमें जो भी सूरज की रोशनी, सूरज का ताप मिलता है उसे हम सूर्य तप के नाम से जानते हैं। यानी कि पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सूर्य तप के नाम से जाना जाता है। द एनर्जी विच वी गेट फ्रॉम सन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज नोन एज सूर्य तप, यानी कि सौर विकिरण। द सेकेंड कॉन्सेप्ट इज उपसौर। उपसौर पृथ्वी की एक ऐसी स्थिति है जहां पर पृथ्वी सूरज के सबसे ज्यादा निकट होती है और ये समय होता है 3 जनवरी को। तो उप उप मतलब निकट आना किसी के, है ना। तो पृथ्वी जब सूरज के निकट चली जाती है उस स्थिति को उप सौर के नाम से जाना जाता है और ये 3 जनवरी को ऐसी स्थिति होती है। तो आप ये वन वर्ड आंसर के लिए कंसिडर कर सकते हैं इस तरह की चीजों को। थर्ड पॉइंट इज अपसोर। अपसोर मतलब, अप मतलब एक डिस्टेंस, यानी कि जब पृथ्वी सौर सूरज से दूर होती है, अधिकतम दूर होती है बेसिकली, तो वो दूरस्थ होने की जो स्थिति है वो 4 जुलाई को होती है। तो 4 जुलाई को हम अपसौर की स्थिति को मानते हैं। प्यारे बच्चों और मेरे साथियों, अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में कहीं कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, पूछ सकते हैं और अपना व्यू वहाँ पर रख सकते हैं। पृथ्वी की सतह पर सूर्य तप में भिन्नता पाई जाती है। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी में हर स्थान पर जो सूर्य तप की ऊर्जा की प्राप्ति होती है और जो उसका रिफ्लेक्शन होता है, विकिरण होता है, वो समान नहीं होता। क्या कारण होते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री तिरछा होकर घूमती है और उसका वो जो लगातार घूमना है उसकी वजह से, क्योंकि वो स्लांटिंग है, तिरछी रेखा है, अ, उसकी वजह से सूर्य की जो रोशनी मिलनी चाहिए वो, एक सेकेंड हम आपको पेन के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं। मतलब ऐसे स्लांट होती है इसकी वजह से। और ये मान लीजिए यहाँ पर आपका सन है तो जो बिल्कुल सामने पड़ेगा वहां पर ज्यादा मिलेगा तब, और जो दूर है वहां पर ज्यादा, क्योंकि एरिया ज्यादा कवर करके आ रहे हैं। ठीक है। फिर है सूर्य की किरणों का पथ, जो कि अभी मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया। उसकी स्लांट रेखा की वजह से उसके पथ जो है वो लगातार, लगातार तो क्या मतलब, एक स्थिति में जो है वो रहता है, सीधी रेखा और तिरछी रेखा करके, है ना। तो वो लगातार मूव पृथ्वी कर रही है, लेकिन जो उसका पथ है सूर्य की किरणों का वो ऑलमोस्ट सेम एंगल में रहेगा। दिन की अवधि, यानी कि अगर किसी स्थान पर दिन की अवधि ज्यादा है तो वहां पर सूर्य तप की प्राप्ति ज्यादा होगी, और अगर दिन की अवधि कम है तो सूर्य तप की प्राप्ति कम। जैसे कि आप सर्दी और गर्मी के मौसम के उसमें देख सकते हैं, गर्मियों में सूर्य तप की प्राप्ति ज्यादा कहेंगे क्योंकि वहां पर दिन की अवधि ज्यादा रहती है, जबकि सर्दियों में ये वाली चीज कम हो जाती है। चौथा पॉइंट है वायुमंडल की पारदर्शिता। अगर वायुमंडल बहुत क्लियर है, उसमें फोग, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स कम है, तो सूर्य तप की प्राप्ति ज्यादा होगी। अदरवाइज वो वहीं पर उसका अवशोषण हो जाएगा वायुमंडल में ही सूर्य की ऊर्जा का। पांचवा बिंदु है पृथ्वी की सतह की प्रकृति, कि जो पृथ्वी का सरफेस है वो किस तरह का है। जलीय धरातल ज्यादा है या फिर ठोस भूमि के रूप में धरातल ज्यादा है।
तो इसमें भी हम ये मानेंगे कि सूर्य तप की भिन्नता हो जाती है, क्योंकि जो जल है वो धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा। तुलनात्मक रूप से जो स्थल है वो जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा। तो जो सूर्य तप की प्राप्ति और विकिरण दोनों चीजें, उस दोनों में ही भिन्नता पाई जाती है पृथ्वी की सतह की प्रकृति के अनुसार। फिर है, अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में दिया गया है, दैट इज कंडक्शन या चालन। बेसिकली चालन क्या होता है? ऊर्जा कणों का स्थानांतरण। कैसे? मान लीजिए कि एक गर्म दूध का भगोना है और दूसरा ठंडा। अगर गर्म भगोने को ठंडे भगोने के पास रखेंगे तो गर्म से जो ऊर्जा है वो किधर जाएगी? गर्म से ऊर्जा कह रही, सॉरी माफ कीजिए, गर्म जो दूध है वो ठंडा हो जाएगा और ठंडा दूध जो है वो गर्म हो जाएगा। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऊर्जा के कणों का स्थानांतरण हो रहा है, और ऊर्जा के कणों के स्थानांतरण की इस प्रक्रिया को ही चालन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है वायुमंडल में संवहन यानी कि कन्वेक्शन। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो विद्यार्थी देख रहे होंगे वो इसका मुझे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि पृथ्वी पर ऐसा कब होता है जब ठंडी चीजें गर्म हो रही हैं और गर्म चीजें ठंडी हो रही हैं। क्या हवाओं में इसका असर पड़ता है? मुख्य रूप से यहाँ पर आप स्थल और जल दो एलिमेंट्स को देख सकते हैं, क्योंकि जो समुद्र के किनारे के क्षेत्र होते हैं वहां पर इस तरह की ऊर्जा के कणों के स्थानांतरण की वजह से हवाओं के डायरेक्शंस बदलती है। वायुमंडल में संवहन, संवहन में दो चीजें आपको समझनी है कि गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है और ठंडी हवा नीचे बैठती है। आप एरो से समझ सकते हैं, गर्म हवा ऊपर उठेगी, ठंडी हवा नीचे बैठेगी। तो वायुमंडल में हवा का जो लंबवत वितरण है, लंबवत संचालन है कह सकती हूँ, उसे हम वायुमंडल में संवहन के नाम से जानते हैं। थर्ड पॉइंट है अभिवहन या एडवेक्शन, अंग्रेजी में कहेंगे इसको हम। एडवेक्शन या अभिवहन क्या है कि पवन जो है वो उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर बहती है। अब घनत्व जो है वो आपका एयर प्रेशर के साथ आप देखेंगे, हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी एयर फ्लो होता है। और जो ऊर्जा का जो स्थानांतरण है उसमें भी आप ये बात देखेंगे कि वहां ऊर्जा का जो स्थानांतरण है वो भी उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर ही चलता है। इसका एग्जाम्पल है लू चलना। आप एरो के माध्यम से देख सकते हैं कि जो हवा का जो बहाव है वो वर्टिकल यानी कि लंबवत ना होकर हॉरिजॉन्टल वे में चलता है, क्षैतिज चलता है, लेटी हुई लाइंस के रूप में चलता है। आई गेस आप समझ पा रहे हैं इस चीज को, लेटी हुई लाइंस के रूप में। द नेक्स्ट पॉइंट इज अभिवहन, और अभिवहन के बाद है आपका सूर्य से पृथ्वी पर जो ऊर्जा प्राप्त होती है हमें, वो शॉर्ट वेव्स के थ्रू होती है, यानी कि लघु तरंग दैर्ध्यों के रूप में प्राप्त होती है। जबकि पृथ्वी जब सूरज अंतरिक्ष में सूरज की ऊष्मा को ऊर्जा को स्थानांतरित करती है, वापस लौटाती है, यानी कि ऊर्जा का विकिरण होता है जब, तो उसे दीर्घ तरंग दैर्ध्यों के रूप में वापस भेजती है। तो सूर्य से पृथ्वी पर जो ऊर्जा प्राप्त होगी वो लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में, और पृथ्वी से विकिरित ऊर्जा यानी कि पृथ्वी जब अंतरिक्ष में वापस ऊर्जा को भेजेगी तो दीर्घ तरंग दैर्ध्यों के रूप में भेजेगी। थर्ड पॉइंट इज वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है, ना कि सीधे सूर्य तप से। कहने का मतलब ये कि जब सूर्य से पृथ्वी पर ऊर्जा प्राप्त होती है लघु तरंग दैर्ध्यों के द्वारा, तब वहां से पृथ्वी गर्म नहीं हो रही है। गर्म कब होगी? जब पृथ्वी से ऊर्जा विकिरण होकर वापस वायुमंडल में जाएगी, जिसे हम पार्थिव विकिरण के नाम से जानते हैं। तो पार्थिव विकिरण के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली,
पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है या पूरी पृथ्वी पर हम कहेंगे कि जो ऊष्मा का वो है, ऊष्मा की प्राप्ति है, ऊष्मा का रेजिडेंस है वहां धरती पर, तो वो पार्थिव विकिरण से होता है, ना कि सीधे सूर्य ताप की प्राप्ति से। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज वायुमंडल विकिरण द्वारा ताप को अंतरिक्ष में संचरित कर देता है, यानी कि वापस लौटा देता है। और सूर्य से पृथ्वी पर प्राप्त ऊर्जा जब पृथ्वी के द्वारा विकिरित कर दी जाती है, तो इससे पृथ्वी पर ऊष्मा संतुलन बना रहता है। इसे पृथ्वी का ऊष्मा संतुलन की प्रक्रिया भी कह सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज अल्बिडो। पृथ्वी के द्वारा सौर विकिरण की जो जैसे मैंने हमने अभी बात की कि जो पार्थिव विकिरण है उसमें वो पृथ्वी अंतरिक्ष में ऊर्जा को वापस लौटाती है, तो कितनी ऊर्जा को विकिरित करती है उसे हम पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के द्वारा सौर विकिरण की जो भी परावर्तित मात्रा है, सौर ऊर्जा की जो मात्रा है जिसे पृथ्वी वापस अंतरिक्ष में भेज देती है, उसे हम पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। समताप रेखा यानी कि आइसोथर्म अंग्रेजी में इसका कहेंगे। विश्व में समान तापमान वाले स्थान, यानी कि पृथ्वी में पृथ्वी पर पृथ्वी पर जितने भी जगहों पर एक जैसा तापमान होता है, उन एक जैसे तापमानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? समताप रेखा या आइसोथर्म। मान लीजिए कि यहाँ पर 10 डिग्री टेम्परेचर है, फिर कहीं और 10 डिग्री टेम्परेचर है, फिर कहीं और 10 डिग्री टेम्परेचर है, तो इन सारे 10 डिग्रीज को जो अलग अलग जगहों पर पाए जाएंगे, इसको मिलाने वाली रेखा को हम समताप रेखा कहते हैं। समदाब रेखा यानी कि आइसोबार। विश्व में जितनी भी जगहों पर समान दाब मिलीबार्स में पाया जाता है, उनको मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा कहते हैं। बेसिकली ये वायु दाब के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, तो विश्व में जितनी भी अलग अलग जगहों पर अगर एक जैसा वायुदाब पाया जाता है वर्ल्ड मैप पर, तो हम उस लाइन को मिला देते हैं और उस लाइन को कहते हैं समदाब या आइसोबार। जब ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है, तो इसे तापमान की सामान्य ह्रास दर कहते हैं। ये एक स्वाभाविक सी बात है या नियम कह सकती हूँ मैं इसको, ज्योग्राफी का एक, कि जैसे जैसे हम ऊंचाइयों पर जाते हैं, वैसे वैसे 1000 मीटर पर 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। इसे तापमान की सामान्य ह्रास दर के नाम से जाना जाता है। जैसे कि अ, मैंने अभी बोला आपको 1000 मीटर की हाइट और तापमान कितना कम हो रहा है? 1 डिग्री 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। जब ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है, तो इसे तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। दो चीजें बताई अभी मैंने। ये तो एक सामान्य नियम है कि जैसे जैसे आप ऊंचाइयों पर जाएंगे वैसे वैसे तापमान घटेगा, उसे तापमान की सामान्य ह्रास दर कहेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप ऊंचाई पर जाते हैं तब तापमान बढ़ने लगता है, इसे तापमान का व्युत्क्रमण या तापमान का उल्टा होना कहते हैं। ऐसी स्थिति प्रायः ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है और ऐसी स्थिति के कारण आमतौर पर धुंध, जो फोग आप देखते हैं सर्दियों के मौसम में, वो भी मिलती है। तापमान का जो व्युत्क्रमण है वो बहुत कम समय के लिए होता है, एक्सेप्शन कह सकती हूँ मैं इसको। आमतौर पर ऊंचाई के साथ तापमान घटता ही है। ठीक, इसके एग्जाम्पल्स के लिए हम आप एक दूसरी वीडियो बनाएंगे, तब हम डिस्कस करेंगे। ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान का व्युत्क्रमण एक सामान्य बात है। सर्दियों में भी सामान्य बात कही जा सकती है, लेकिन कुछ समय के लिए, यानी कि कम समय के लिए होता है। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में जो वायु का अपवाह है या वायु जो हवा बहती है, वो व्युत्क्रमण की स्थिति उसकी वजह से बनती है। क्योंकि पहाड़ों पर क्या होता है, ऊपर नीचे वायु का लगातार प्रवाह चलता है। इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। अभी आप इस पॉइंट को याद कर सकते हैं, समझ देख सकते हैं कि जब भी पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में
हवा चलती है, उसकी वजह से व्युत्क्रमण की स्थिति होती है। विशेष तौर पर ये हम देखते हैं इस चीज को जब दिन और रात होते हैं। रात के समय में जो पहाड़ की चोटी है या ऊपर वाला हिस्सा है वो जल्दी ठंडा होता है, वहां से हवा नीचे की तरफ बहती है। और दिन में जब सुबह होने लगती है तब वो ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या है, नीचे वाला टेम्परेचर कम हो जाता है और ऊपर वाला टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ पर भी हैं खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो आप इन बिंदुओं को एक बार फिर से देखें, समझें, और अगर कहीं पर आपको कोई अ, जिज्ञासा उत्पन्न होती है या कोई प्रश्न बनता है या कोई विचार आता है तो आप मेरे साथ जरूर साझा करें। और अगली वीडियो के आने तक अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।